लास्ट वीडियोस में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 2 सप्लाई अंडर जीएसटी। इसमें हम आगे बढ़ते हैं। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द क्लब एसोसिएशन टू इस मेंबर फॉर कंसिडरेशन इज सप्लाई। जो भी क्लब और एसोसिएशन इसके मेंबर को कोई सर्विसेज देता है तो सप्लाई कहलाता है। इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन प्रोवाइड्स द सर्विसेज ऑफ डिपॉजिटिंग द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ द रेसिडेंट इन लिeu ऑफ सम नॉमिनल चार्जेस। Provision of service by a club or association or society to its member is treated as supply as this is included in the definition of supply। कोई रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, वो इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा करता है उस जो मेंबर्स का, उसके लिए कुछ नॉमिनल चार्जेस लेता है, तो इस तरह की सर्विसेज जो होता है उसे सप्लाई मानते हैं, बिजनेस मानते हैं। एडमिशन ऑफ person to any premises for a consideration is also included in business। किसी प्रीमाइसेस में इंटर होने के लिए कुछ कंसिडरेशन लिया जाता है तो उसे बिजनेस की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू सर्कस, सिनेमा हॉल्स, अम्यूजमेंट पार्क इंक्लूडिंग थीम पार्क, वाटर पार्क आर कंसिडर्ड एज सप्लाई। दिस आर द सर्विसेज बाय एडमिशन ऑफ अ पर्सन टू एनी प्रीमाइसेस फॉर अ कंसिडरेशन। जैसे आप सर्कस में जाते हैं, सिनेमा हॉल्स में जाते हैं, अम्यूजमेंट पार्क में जाते हैं, थीम पार्क में जाते हैं, वाटर पार्क में जाते हैं, तो इसके लिए आपको कुछ चार्जेस देना होता है, कुछ टिकट उसका परचेस करना होता है। तो इस तरह का जो एक्टिविटीज़ होती है उन्हें बिजनेस कहा जाता है। नेक्स्ट, बिजनेस इंक्लूड्स एक्टिविटीज ऑफ अ रेस क्लब इंक्लूडिंग बाय वे ऑफ टोटलाइजर आर अ लाइसेंस टू बुक मेकर आर एक्टिविटीज ऑफ अ लाइसेंस बुक मेकर इन सच ए मैनर। जो एक्टिविटीज़ कर रहा है रेस क्लब उसे बिजनेस कहते हैं। इसमें और कौन क्या क्या शामिल है? इंक्लूडिंग बाय वे ऑफ टोटलाइजर आर अ लाइसेंस टू बुक मेकर आर एक्टिविटीज ऑफ अ लाइसेंस बुक मेकर इन अ सच ए क्लब। इसमें एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। रॉयल टर्फ क्लब इज इंगेज इन फैसिलिटिंग द वजरिंग बेटिंग ट्रांजेक्शन्स ऑन हॉर्सेस प्लेस थ्रू टोटलाइजर। ये बेटिंग ट्रांजेक्शन है उसकी एक्टिविटीज़ को फैसिलिटेट करते हैं। फॉर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज ऑफ फैसिलिटिंग वेजरिंग ट्रांजेक्शन, रॉयल टर्फ रेस क्लब गेट्स कमीशन विच इज डिडक्टेड एंड रिटेन बाय द क्लब फ्रॉम द टोटल वेट वैल्यू। क्या होता है, जब ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो जो रॉयल टर्फ होता है वो उसका कमीशन लेता है। वो जो कमीशन लेता है वो उससे डिडक्ट हो जाता है टोटल वेट वैल्यू से, और जो बचा हुआ है वो रिटेन किया जाता है क्लब के द्वारा। तो इस तरह की जो सर्विसेज होती है वो सप्लाई कहलाई जाती है और उसे बिजनेस माना जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन वेदर नॉट इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इसे हम पहले ही पढ़ चुके हैं। विदाउट कंसिडरेशन भी है, इंपोर्ट उसमें कंसिडरेशन हो या नो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटीज़ विदाउट कंसिडरेशन ड्यूरिंग सप्लाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने कोई ऐसी एक्टिविटीज़ की है जिसमें कंसिडरेशन नहीं है तो भी उसे सप्लाई मान लेते हैं। हम किस किस में मान लेते हैं? परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट्स वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज़ बीन अवेल्ड ऑन सच असेट्स। ऐसी आपने क्या किया है कि कोई परमानेंट ट्रांसफ़र कर दिया किसी चीज़ का और डिस्पोज कर दिया आपने इस बिज़नेस को, उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड होना चाहिए। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मार्क कर लीजिए कि उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड होना चाहिए। अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड नहीं है तो उसे ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। सप्लाई ऑफ गुड्स आर सर्विसेज आर बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन or between distinct person as specified in section 25 when made in the course or furtherance of business। सप्लाई कर रहे हो गुड्स का, सर्विसेज का, बिटवीन रिलेटेड पर्सन, रिलेटेड पर्सन के बीच में हो रहा है। रिलेटेड पर्सन में फैमिली पर्सन हो गए, दो कंपनी में जैसे सेम डायरेक्टर्स हो गए, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय हो गए। आर बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, एक ही कंपनी है उसकी बहुत सारी ब्रांचेस है तो डिस्टिंक्ट पर्सन हो गया। तो इसमें अगर विदाउट कंसिडरेशन होगा तो भी इसमें शामिल हो जाएगा। बट इसमें क्या है कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई 50,000 तक का अगर गिफ्ट देता है, एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को अगर 50,000 तक गिफ्ट देता है तो उसे एग्जम्पशन है, उसे सप्लाई नहीं माना जाता है।
Third, supply of goods by principal to agent or agent to principal, where an agent undertakes to supply such goods on behalf of the principal. प्रिंसिपल को अपने एजेंट्स, प्रिंसिपल यदि अपने एजेंट को कोई गुड सप्लाई करता है, या एजेंट जो होता है वो प्रिंसिपल को कोई गुड सप्लाई करता है, तो इस तरह की एक्टिविटी जो विदाउट कंसिडरेशन होती है तो भी उसे डीम्ड सप्लाई माना जाता है। तो परमानेंट ट्रांसफ़र डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट्स के लिए 3 कंडीशन मस्ट है। देयर मस्ट बी डिस्पोजल ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस असेट होना चाहिए, ट्रांसफर डिस्पोजल मस्ट बी परमानेंट, और ITC मस्ट बी हैव बीन अवेल्ड ऑन सच बिजनेस असेट। ओके, so the in view of last condition stipulated above, permanent transfer disposal of the following business asset without consideration will not be covered in this para, thus will not be deemed as a supply। जो लास्ट कंडीशन देखी हमने ITC मस्ट हैव बीन अवेल्ड ऑन बिजनेस असेट्स, अगर ये कंडीशंस कवर नहीं होती है तो उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा। जैसे कि अगर बिजनेस असेट ऑन विच ITC इज ब्लॉक्ड आर नॉट अवेलेबल अंडर GST, ऐसी बिजनेस असेट जिस पे ITC क्या है कि ब्लॉक ही है पूरी, आर अवेलेबल नहीं है उस पर। बिजनेस असेट थो एलिजिबल फॉर ITC हैज़ नॉट बीन अवेल्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, ऐसी बिजनेस असेट जिस पे ITC अवेलेबल तो थी, बस उसने रजिस्टर्ड पर्सन ने उसने ITC नहीं ली और ऐसा उसने बिजनेस को डिस्पोज ऑफ कर दिया विदाउट कंसिडरेशन, तो उसे डीम्ड सप्लाई नहीं माना जाएगा। इसमें हम एग्जांपल देख लेते हैं। ध्रुव गिव्स ओल्ड लैपटॉप्स बीइंग यूज्ड इन हिज बिजनेस टू हिज फ्रेंड फ्री ऑफ कॉस्ट, दिस विल क्वालिफाई सप्लाई प्रोवाइडेड इनपुट एज क्रेडिट हैड बीन अवेल्ड बाय ध्रुव ऑन सच लैपटॉप्स। ध्रुव क्या करता है, उसका कुछ ओल्ड लैपटॉप्स था, उसके बिजनेस में वो यूज़ कर रहा था, उसने उसके फ्रेंड को बाद में फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया, तो ये सप्लाई कहलाएगा। बस में एक ही कंडीशन है कि उसने इनपुट टैक्स क्रेडिट उस पर अवेल्ड की होगी। एक एग्जांपल ले लेते हैं इसमें। अ डीलर ऑफ एयर कंडीशनर परमानेंटली ट्रांसफर द मोटर व्हीकल फ्री ऑफ कॉस्ट, ITC ऑन अ सेड मोटर व्हीकल इज ब्लॉक, द ट्रांजेक्शन विल नॉट कंस्टिट्यूट एज अ सप्लाई, द कंडीशन ऑफ अवेलमेंट ऑफ ITC ऑन द बिजनेस असेट ट्रांसफर इज नॉट फुलफिल्ड। एक डीलर है एयर कंडीशनर का, उसने अपने जो मोटर व्हीकल था वो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसफ़र कर दिया परमानेंटली, बट मोटर व्हीकल पे जो ITC वो ब्लॉक्ड है, तो इस तरह का जो ट्रांजेक्शन होगा वो सप्लाई नहीं कहलाएगा। सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन। सप्लाई ऑफ गुड्स आर सर्विसेज आर बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन और बिटवीन distinct person is specified in section 25 will qualify as supply even if made without consideration provided it is made in the course of furtherance of business। ओके, अब रिलेटेड पर्सन क्या होता है? रिलेटेड पर्सन सेम फैमिली के मेंबर्स हो सकते हैं। सच पर्सन आर ऑफिसर डायरेक्टर ऑफ वन अदर बिजनेस हो सकते हैं, पार्टनर्स हो सकते हैं, 25% से ज़्यादा वोटिंग के राइट्स हो सकते हैं उसमें, उसका जो कंट्रोल है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कर रहे हैं इस अदर को, सेम मेंबर्स फैमिली के मेंबर्स है। ठीक है, इस तरह के इसमें एग्जांपल हम आगे देख लेते हैं इसमें। जैसे कि प्रिया होल्ड्स 30% ऑफ शेयर ऑफ ABC, प्रिया है उसने 30% शेयर ले रखे ABC कंपनी के, और 35% ले रखे हैं शेयर्स XYZ लिमिटेड के। तो इसमें क्या होगा, जो ABC होगा और XYZ होगा, दोनों जो कंपनीज होगी वो एक दूसरे के रिलेटेड हो जाएगी। Q लिमिटेड हैज़ डिसाइडिंग रोल इन कॉर्पोरेट पॉलिसी, ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ आर लिमिटेड। Q क्या कंट्रोल करता है? डिसाइडिंग रोल है, कॉर्पोरेट जो पॉलिसी बनती है, ऑपरेशनल मैनेजमेंट होते हैं, क्वालिटी कंट्रोल होता है आर लिमिटेड। सो इट कैन बी सेड दैट Q लिमिटेड कंट्रोल्स आर लिमिटेड, थस Q एंड R आर रिलेटेड। Q R को कंट्रोल कर रहा है, कहीं ना कहीं उसकी जो पॉलिसीज़ है, कॉर्पोरेट की पॉलिसी है या क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसी है, उसमें वो कंट्रोल्स कर रहा है, इसलिए वो दोनों रिलेटेड पर्सन होगा। और डिस्टिंक्ट पर्सन का हम देख लेते हैं। डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है? बिफोर वी गो थ्रू द स्टैट्यूटरी प्रोविजन ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन, लेट्स अस फर्स्ट हैव द ओवरव्यू ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोविजन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन।
Under the GST law, supplier is required to obtain state-wise registration. He has to obtain registration in every state, union territory from where he makes a taxable supply, provided his aggregate turnover exceed a specified threshold limit. Thus, he is not required to obtain registration from state union from where he makes a non-taxable supply. क्या होता है कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होता है वो स्टेट वाइज होता है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग उसको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना होता है। अगर उसमें उस स्टेट में भी उसका टर्नओवर का लिमिट अचीव हो जाता है, जितना उस वहाँ का लिमिट है, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लिमिट भी है। तो जीएसटी पेन बेस्ड होता है, उसका जो फॉर्मेट है वो बीच में पेन जो आता है, आगे स्टेट्स का कोड होता है, जैसे एमपी का 23 है, ऐसे अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग है। तो इसमें ये होता है कि डिस्टिंक्ट पर्सन में अगर विदाउट कंसिडरेशन भी अगर ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो सप्लाई माना जाएगा। इसमें हम एग्जांपल देख लेते हैं कि मोहन एक चार्टेड अकाउंटेंट है, हैज़ अ रजिस्टर्ड हेड ऑफिस इन दिल्ली। उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है दिल्ली में। ही हैज़ ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इन अ स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल इन रिस्पेक्ट ऑफ ए न्यूली ओपन ब्रांच ऑफिस। उसने एक ब्रांच खोली है वेस्ट बंगाल में, उसका भी रजिस्ट्रेशन ले लिया है। तो मोहन शेल बी ट्रीटेड एज ए डिस्टिंक्ट पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन वेस्ट बंगाल एंड दिल्ली। अब जब भी वो दिल्ली से बंगाल के लिए कोई सर्विसेज देगा तो उसे विदाउट कंसिडरेशन भी देगा तो उसे सप्लाई माना जाएगा। और इसमें आगे एग्जांपल देख लेते हैं। ऋषभ इंटरप्राइज अ रजिस्टर्ड सप्लायर owns air conditioner restaurant in Biwar, Maharashtra. It has opened a liquor shop in Raipur, Uttarakhand for trading alcoholic liquor for human consumption. Since supply of alcoholic liquor for human consumption in Uttarakhand is non-taxable supply, Rishabh Enterprise not required to obtain registration with respect to the same in Uttarakhand. In this case, air conditioner restaurant in Maharashtra and liquor shop through unregistered in Uttarakhand shall be treated as an establishment of distinct person supply by Maharashtra restaurant to Uttarakhand shop in the course or furtherance of business even without consideration will qualify as a supply. अब जो एग्जांपल दिया उसको समझ लेते हैं। महाराष्ट्र में है एक रेस्टोरेंट है इसका, ओके। तो रेस्टोरेंट पे जीएसटी एप्लीकेबल होता है, बिजनेस जो है ये वाला ये जीएसटी में कवर है, उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होता है, उसने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है। अब इसका क्या है कि उत्तराखंड में एक और इसका बिजनेस है वो लिकर का है। लिकर जो है वो जीएसटी के उसमें एम्बिट में नहीं आता है, तो अनरजिस्टर्ड है। तो बट जो महाराष्ट्र से अगर ये कुछ इसमें ट्रांसफ़र करता है तो ये डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाता है, तो ये डीम्ड सप्लाई कहलाएगा। इसके अलावा स्टॉक ट्रांसफ़र और ब्रांचेस ट्रांसफ़र फिर क्वालिफाइज ए सप्लाई। अगर आप कोई स्टॉक ट्रांसफ़र कर रहे, क्या होता है कि जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है इसके अलावा आप आपके शोरूम्स में ट्रांसफ़र करते हैं या कहीं और लोकेशन पे ट्रांसफ़र करते हैं जहाँ पे सप्लाई होता है, तो इसे भी जो है डीम्ड सप्लाई माना जाता है। बट अगर एक ही स्टेट में है और उसने अलग अलग जीएसटी नंबर नहीं लिया है उस स्टेट में, तो इसे ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। बट अगर एक ही स्टेट है और उसमें अगर अलग अलग जीएसटी नंबर है और विदाउट कंसिडरेशन है तो उसे सप्लाई माना जाएगा। इसमें एग्जांपल देख लेते हैं कि रघुवीर फैब्रिक्स ट्रांसफ़र 1000 शर्ट्स फ्रॉम हिज फैक्ट्री लोकेटेड इन लखनऊ to his retail showroom in Delhi so that the same can be sold from there. The factory and retail showroom or Raghuveer Fabrics are registered in state they are located. Although no consideration charge, supply of goods from factory to retail showroom constitute a supply. तो इसका क्या है कि लखनऊ में रजिस्टर्ड फैक्ट्री है और ये ट्रांसफ़र कर रहा है इसके शोरूम में, दिल्ली के शोरूम में, तो ये सप्लाई माना जाएगा। अब इसमें एक और एग्जांपल दिया हुआ है कि लखनऊ में इसकी फैक्ट्री है और इसका कानपुर में शोरूम है, दोनों यूपी में ही रजिस्ट्रेशन है और सिंगल इन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है। तो अगर ये लखनऊ की फैक्ट्री से इसके कानपुर में अगर कुछ गुड्स को ट्रांसफ़र कर रहा है तो इसे सप्लाई नहीं माना जाएगा। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर बोथ बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। एम्प्लॉय अगर एम्प्लॉयर को कोई सर्विसेज देता है तो ये एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन में आता है, इसे सर्विस नहीं माना जाता। सबसे फर्स्ट ये हो गया। इसके अलावा
अगर कोई गिफ्ट है, गिफ्ट देता है एम्प्लॉयर, होता है कि गिफ्ट काफ़ी ओकेशंस पे गिफ्ट जाते हैं, जैसे दिवाली पे हो गया, कोई ओकेशंस पे गिफ्ट हो गया, उसकी शादी पे दे दिया या एनिवर्सरी पे दे दिया, बर्थडे पे दे दिया, इस तरीके से कुछ गिफ्ट दे दिया, तो अगर 50,000 रुपीज़ की वैल्यू है 1 फाइनेंशियल ईयर में, तो उसे सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज नहीं माना जाएगा। और कोई परक्विजिट है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ दे रहा है, लाइक वो से कोई सर्विसेज दे रहा है इस तरीके की, कोई क्लब हाउस में उसको, उसके यहाँ क्लब है, उसमें कोई एंट्री है, जिमिंग करवा रहा है, कुछ हेल्थ या फिटनेस सेंटर में कुछ मेंबरशिप है, तो इस तरह की कोई भी एक्टिविटीज़ है जो इनके एम्प्लॉयमेंट के कॉन्टेक्चुअल में है, इस तरह की कोई भी एक्टिविटीज़ है, तो इस तरह की जो भी एक्टिविटीज़ है उसे आउट ऑफ जीएसटी माना जाएगा, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में प्रिंसिपल एजेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।